प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम विनोद कुमार शक्य। स्वागत है आपका एक और नई कक्षा के अंदर। देखिए, आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जो इस सत्र में यानी कि 2021-22 में जो सिलेबस है यानी कि जो चेंज हुआ है उसके बारे में आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे। यानी कि हम ये बात करेंगे कि जो हमारा कॉमर्स जो डिपार्टमेंट यानी कि हमारा वाणिज्य वर्ग के अंदर जो लेखाशास्त्र सब्जेक्ट है यानी अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या परीक्षा का पैटर्न रहेगा, कितने मार्क्स का होगा, किस प्रकार से परीक्षा होगी, तो इसके बारे में आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो बात आती है यहाँ पे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान पाठ्यक्रम परीक्षा 2022 विषय आपका है अकाउंटेंसी यानी लेखाशास्त्र। विषय कोड जो है वो आपका सब्जेक्ट कोड 30 होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इस विषय की परीक्षा योजना निम्नानुसार होगी, यानी कि ये आपको इसकी परीक्षा के बारे में बताया हुआ है कि जो प्रश्न पत्र होगा वो एक प्रश्न पत्र होगा, समय घंटे यानी कि समय जो होगा वो कितने घंटे का होगा, 3.25 घंटे का। प्रश्न पत्र के लिए अंक कितने होंगे, 80 सत्रांक जो हैं आपके यानी कि विद्यालय से जो अंक भेजे जाएंगे वो 20 होंगे, यानी कुल मिलाकर आपका कितना हो जाएगा, ये 100 नंबर का यानी कि 100 मार्क्स का ये क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं हम आगे इसके अंदर। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले बात आती है कि इकाई। यहाँ पे देखो सबसे पहले इकाई का नाम है देखो भाग ए यानी कि साझेदारी फर्म तथा कंपनियों के लिए लेखांकन। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे बात आती है कि साझेदारी फर्म तथा कंपनियों के लिए लेखांकन। तो ये देखो पुराना भी आपका सिलेबस था और नया भी यही सिलेबस है, यानी साझेदारी फर्म पिछले सिलेबस में भी थी, इस बार भी है। कंपनियों के लिए लेखांकन भी था। तो ये कितने मार्क्स का होगा, ये कुल मिलाकर आपके 60 मार्क्स का यानी 60 मार्क्स 60 अंकों का होगा। अब इसमें अलग अलग डिवाइड किया हुआ है, जैसे यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है यहाँ पे आपको देखो कि साझेदारी फर्मों के लिए लेखांकन, साझेदारी फर्मों के लिए लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म कितने मार्क्स का हो जाएगा, ये 10 मार्क्स का यानी कि 10 मार्क्स का हो जाएगा ये। इसके बाद बात आती है दूसरा जो है वो है साझेदारी का पुनर्गठन यानी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये कितने नंबर का हो जाएगा आपका, 25 नंबर का। उसके बाद है अंशों से संबंधित, देखो यहाँ पे आता है कि अंश पूंजी तथा ऋण पत्रों के लिए लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स कितने नंबर का हो जाएगा, ये 25 नंबर का। ये तो है भाग ए यानी साझेदारी फर्म तथा कंपनियों के लिए लेखांकन। तो ये जो भाग ए है ये आपको अनिवार्य है, यानी कि ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यानी कि सबसे पहला जो इसके अंदर साझेदारी फर्मों के लिए लेखांकन, ये भी साझेदारी का पुनर्गठन, उसके बाद अंश पूंजी तथा ऋण पत्रों के लिए लेखांकन, ये आपको क्या है पढ़ना ही पड़ेगा, यानी कि ये आपके सिलेबस के अंदर अनिवार्य रूप से है। अब यहाँ पे बात आती है आगे देखो इसके अंदर, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि भाग ब के बारे में। यानी कि अगला जो है आपका भाग ब, जो भाग ब होगा वो आपका देखो कुल मिलाकर 20 नंबर का होगा, जिसमें आपके देखो नंबर 4 पे यहाँ पे दे रखा है, नंबर 4 पे वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, यानी ये कितना दे रखा है आपको 12 नंबर का। यानी कि ये जो देखो वित्तीय विवरणों का विश्लेषण ये पिछले सिलेबस में भी था और इस बार भी है। अब बात आती है देखो जो इस बार नया जुड़ा है इसमें कि यहाँ पर नई जो बात यहाँ पे आती है, जो पॉइंट नंबर 5 है जिसमें क्या लिखा हुआ है, रोकड़ प्रवाह विवरण यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये देखो क्या था कि जो अब ये जो सिलेबस चल रहा था अभी तक, इससे जो पहले वाला सिलेबस था उसमें ये लेसन हुआ करता था, लेकिन जो पिछले बार जो सिलेबस आया था उसमें से ये क्या कर दिया गया था, लेसन को हटा दिया गया था, यानी रोकड़ प्रवाह विवरण जो लेसन था उसे हटा दिया गया था। और अब जो 2021-22 के लिए सत्र के लिए जो नया सिलेबस है इसमें क्या है, फिर से ये जोड़ दिया गया है। तो ये नई चीज़ आ गई है। और पिछले बार जो क्या था कि 3 लेसन और हुआ करते थे इसमें, तो वो क्या है कि
इस बार क्या है हटा दिए गए हैं, यानी उसका कुछ हिस्सा जोड़ा गया और बाकी क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अब ये तो था देखो भाग ब, ये जो हमने अभी बात की भाग ब के बारे में। अब इसमें देखो क्या है कि एक चीज़ अपने को यहाँ अथवा में दे रखा है, यानी और में दे रखा है कि हम क्या है कि इसकी जगह और क्या कर सकते हैं, अगर हमें भाग ब अच्छा लगता है यानी पढ़ने में हमारा इंटरेस्ट है तो हम भाग ब भी कर सकते हैं। अगर इसे हम छोड़ना चाहें तो इसे हम छोड़ भी सकते हैं, इसकी जगह हम दूसरा भाग भी पढ़ सकते हैं जिसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। देखो यानी कि जो अगला भाग है वो है आपका यहाँ पर भाग आता है स, यहाँ पर भाग आता है कौन सा, स। तो इसमें देखो ये भी कुल मिलाकर आपका कितना होगा, 20 नंबर का ही होगा। यानी कि या तो आप ऊपर वाला भाग भी पढ़ सकते हो या ये भाग स है ये वाला पढ़ सकते हो, ब भी पढ़ सकते हो या स पढ़, इन दोनों में से आपको क्या है एक पढ़ना होगा कोई, यानी कि 20 नंबर का ही होगा। इसमें क्या क्या आएगा, नंबर 4 पर देखो कंप्यूटराइज लेखांकन पद्धति का अवलोकन, यानी जो भाग से हमारा वो है कंप्यूटर से संबंधित, कंप्यूटर लेखांकन यानी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से संबंधित। तो यहाँ पर इसमें कहता है कि चौथा जो कंप्यूटराइज लेखांकन पद्धति का अवलोकन, उसके बाद डाटाबेस प्रबंधन विधि DBMS का लेखांकन में उपयोग, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का लेखांकन में प्रयोग। यानी कि इनमें से हम दोनों में से क्या है जो हमें अच्छा लगता है वो हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद अब आगे देखो हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो डिटेल से अब इसमें बात आती है, देखो वो है यहाँ पे इस तरीके से हम इसमें चर्चा करते हैं। तो डिटेल से यहाँ पे देखो क्या बात आती है। सबसे पहले हमारे यहाँ देखो अध्ययन भाग नंबर पहला जो है, इसमें देखो अध्याय इसके अंदर हमें दे रखा है इस तरीके से। देखो ये अलाभकारी संस्थाओं के लिए लेखांकन। तो अलाभकारी संस्थाओं का मतलब क्या होता है कि जो क्या है लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य नहीं करती, वो क्या होता है उनका कार्य एक तरीके से सेवा का होता है। जैसे इसमें देखो क्या क्या पढ़ेंगे हम, अलाभकारी संस्थाओं का अर्थ है विशेषताएँ, यानी कि क्या क्या इसकी विशेषताएं होती हैं वो पढ़ेंगे हम, इसका क्या अर्थ होता है वो। उसके बाद अलाभकारी संस्थाओं के अभिलेखों का लेखांकन, उसके बाद प्राप्ति एवं भुगतान खाता रिसीट पेमेंट अकाउंट, उसके बाद आय और व्यय खाता यानी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, तुलन पत्र, कुछ विशिष्ट मदें, तलपट पर आधारित आय और व्यय खाता, प्रासंगिक व्यापारिक क्रियाकलाप, यानी ये सभी क्या है हम डिटेल से इसके अंदर क्या करेंगे, इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, ये अध्ययन करने पड़ेगा। अब ये जो देखो चैप्टर है जो अलाभकारी संस्थाओं के लिए लेखांकन, ये पिछले सिलेबस में भी था और इस बार भी है, यानी कि ये पुराना ही है हमारा इसमें। अब आगे बढ़ते हैं हम, देखो हम इसके अंदर दूसरा पार्ट आता है इसमें। देखो अध्याय 2 जो है इसमें देखो इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। अध्याय 2 में क्या है कि साझेदारी लेखांकन आधारभूत अवधारणा है कि साझेदारी की शुरुआत क्या होती है, यानी उसका अर्थ प्रकृति। तो इसमें देखो अब क्या क्या पढ़ेंगे हम, साझेदारी की प्रकृति क्या होती है, साझेदारी विलेख क्या है, साझेदारी खातों के विशिष्ट पहलू क्या क्या, साझेदारों के पूंजी खाते का अनुरक्षण किस प्रकार से किया जाएगा, साझेदारों के बीच लाभ का विभाजन किस प्रकार से किया जाएगा, एक साझेदारी फर्म के अंदर जो साझेदार होते हैं उनको लाभ की गारंटी किस प्रकार से होगी, उसके लिए पूर्व समायोजन क्या किए जाएंगे, या अंतिम खाते वगैरह किस प्रकार से बनाए जाएंगे, ये हम क्या करेंगे इसके अंदर डिटेल से पढ़ेंगे इस बार। यानी ये भी क्या है आपका पुराना ही सिलेबस है, यानी ये आपके पिछले बार भी था और इस साल भी है। चलिए आगे चलते हैं, इसके अंदर हम अब बात कर लेते हैं अध्याय नंबर 3 की। अध्याय नंबर 3 की अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ देखो कि अध्याय नंबर 3 देखो क्या कहता है यहाँ। तो अध्याय नंबर 3 में कहता है कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदार का प्रवेश। यानी कि अब क्या होगा, जैसे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होगा तो उसमें क्या है कि साझेदार प्रवेश करेगा, ठीक है। तो प्रवेश के समय हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसमें पढ़ेंगे साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के प्रकार, यानी किस किस प्रकार से क्या होगा साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किया जाएगा। उसके बाद पढ़ेंगे हम इसमें साझेदार का प्रवेश क्या होता है, नया लाभ विभाजन अनुपात किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा, त्याग अनुपात कैसे ज्ञात किया जाएगा, ख्याति का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, संचित लाभों और हानियों का संयोजन कैसे किया जाएगा, परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन और दायित्वों का पुनर्निर्धारण कैसे किया जाएगा, पूंजी का समायोजन किस प्रकार से किया जाएगा, वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन किस प्रकार से होगा। तो उसके बारे में हम क्या करेंगे इसके अंदर अध्ययन करेंगे, यानी इस बार भी अध्ययन करेंगे और ये जो पिछला भी सिलेबस था हमारा। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर हम, देखो आगे बात आती है अध्याय नंबर 4 की। तो देखो अध्याय नंबर 4 में क्या कहता है ये, तो अध्याय नंबर 4 देखो इसके अंदर, तो अध्याय नंबर 4 के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो अध्याय नंबर 4 जो है इसमें देखो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदार की इसके अंदर सेवानिवृत्ति और क्या हो सकती है इसमें अगर मृत्यु, तो इसके बारे में अब हम
पढ़ेंगे। जो सिलेबस के अंदर देखो क्या क्या पॉइंट है। सेवानिवृत्त मृत साझेदार को देय राशि का निर्धारण, नया लाभ विभाजन अनुपात किस प्रकार से होगा, अधिलाभ अनुपात यानी कि गेनिंग रेशो जो यानी फ़ायदे का अनुपात, उसके बाद ख्याति का व्यवहार यानी ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार से होगा, परिसंपत्तियों का दायित्व, परिसंपत्तियों तथा दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के लिए यानी रिवैल्यूएशन के लिए किस प्रकार से समायोजन किया जाएगा, संचित लाभों तथा हानियों का समायोजन कैसे होगा, सेवानिवृत्त यानी कि जो रिटायरमेंट ले रहा है जो साझेदार उसको देय राशि का निपटारा किस प्रकार से किया जाएगा, साझेदारों की पूंजी का समायोजन किस प्रकार से होगा और साझेदार की मृत्यु पर लेखांकन किस प्रकार से होगा, उसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। यानी ये भी आपका क्या है, इस साल भी है और पिछले बार भी यानी पिछले सिलेबस में भी था और नए सिलेबस में भी ये है। इसके बाद बात आती है देखो अध्याय नंबर 5 की। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अब अध्याय नंबर 5 की। तो अध्याय नंबर 5 में देखो क्या कहता है ये। तो अध्याय नंबर 5 देखो इसमें कहता है कि साझेदारी फर्म का विघटन। तो साझेदारी फर्म का विघटन यानी कि साझेदारी कैसे कैसे समाप्त होगी। तो साझेदारी का विघटन, फर्म का विघटन, खातों का निपटारा कैसे किया जाएगा और लेखांकन व्यवहार किस प्रकार से किया जाएगा। तो ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ये था हमारा साझेदारी के बारे में कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे भाग ब यानी कि भाग 2 के बारे में। तो 2 भाग में देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसमें भाग 2 में आता है अध्याय पहला के अंशों यानी कि अंश पूंजी के लिए लेखांकन। तो इसमें कंपनी की विशेषताएं क्या होती हैं, कंपनी के प्रकार कौन कौन से हैं, उसके बाद कंपनी की अंश पूंजी, अंशों की श्रेणियाँ या एवं प्रकृति, अंशों का निर्गमन किस प्रकार से किया जाएगा, लेखांकन व्यवहार क्या होगा, अंशों का हरण क्या होगा, ये सारा हम क्या पढ़ेंगे अंशों के लिए लेखांकन में, इसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद बात आती है यहाँ पे कि अध्याय जो 2 है इसमें देखो ऋण पत्रों के निर्गमन एवं मोचन यानी कि इनका जो विमोचन किस प्रकार से किया जाएगा, इनका शोधन किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखो ऋण पत्रों से क्या आशय है वो पढ़ेंगे, अंशों और ऋण पत्रों के बीच अंतर क्या होगा वो पढ़ेंगे, ऋण पत्रों के प्रकार, ऋण पत्रों का निर्गमन यानी कि ये जो क्या है हम सारे बिंदु अभिधान रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन, ऋण पत्रों का समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन, उसके बाद ऋण पत्रों को निर्मित करने की शर्तों से संबंधित जो भी प्रावधान होंगे वो पढ़ेंगे, ऋण पत्रों पर ब्याज, बट्टे का अपलेखन, ऋण पत्रों के नियमों पर अगर कोई हानि होती है उसका लेखांकन, ऋण पत्रों का मोचन यानी उनका क्या करना, भुगतान करना, एक मुश्त भुगतान द्वारा मोचन, खुले बाजार में क्रय द्वारा मोचन, परिवर्तन द्वारा मोचन, यानी ये सभी जो बिंदु हैं वो क्या है इस वर्ष भी हम इस नए सिलेबस के अंदर पढ़ेंगे और पिछले वर्ष भी हमने ये पढ़ा था। चलिए इसके अंदर अब हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे बात आती है अध्याय नंबर 3 की। तो अध्याय नंबर 3 देखो यहाँ क्या कहता है। तो अध्याय नंबर 3 यहाँ पे कहता है कि कंपनी के वित्तीय विवरणों से संबंधित, यानी कि इसमें क्या कहता है वित्तीय विवरणों का क्या अभिप्राय है, वित्तीय विवरणों की प्रकृति क्या होगी, यानी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाएंगे तो वित्तीय विवरणों के उद्देश्य क्या होंगे, वित्तीय विवरणों के प्रकार क्या क्या हैं, वित्तीय विवरणों की उपयोगिता एवं महत्व क्या है, वित्तीय विवरणों की सीमाएँ क्या क्या, ये हम पूरा डिटेल से क्या करेंगे हम इस वर्ष इस सिलेबस के अंदर, नए सिलेबस के अनुसार हम अध्ययन करेंगे। आगे बात आती है देखो अध्याय नंबर इसके अंदर 4 की। तो अध्याय जो 4 है इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे देखो। तो इसमें हम पढ़ेंगे वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, यानी अध्याय जो 3 था वो था कंपनी के वित्तीय विवरण, अब पढ़ेंगे वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, यानी वित्तीय विवरण विश्लेषण का तात्पर्य क्या होता है, वित्तीय विवरण के विश्लेषण का महत्व क्या होता है, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के उद्देश्य क्या क्या है, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की तकनीकें क्या क्या है, तुलनात्मक विवरण क्या है, समरूप विवरण क्या है, वित्तीय विश्लेषण की सीमाएँ क्या क्या है, ये हम पूरा डिटेल से क्या करेंगे इस सिलेबस के अनुसार हम इस वर्ष पढ़ेंगे। तो यहाँ तक देखो बात आती है ये जो था सिलेबस ये आपका पहले वाला भी सिलेबस यही था और अब की बार भी सिलेबस यही है, यानी इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर हम, चलिए नेक्स्ट इसके अंदर। अब यहाँ पे बात आती है देखो अध्याय नंबर 5 की। तो यहाँ पर देखो अध्याय नंबर 5 क्या कहता है। तो अध्याय नंबर 5 में देखो यहाँ ये बता रखा है इसमें कि लेखांकन अनुपात यानी अकाउंटिंग रेशो, लेखांकन अनुपात का अर्थ क्या होता है, उनके अनुपात विश्लेषण के उद्देश्य क्या क्या, अनुपात विश्लेषण के लाभ क्या क्या, अनुपात विश्लेषण की सीमाएं क्या क्या, अनुपातों के प्रकार, द्रव्यता अनुपात यानी लिक्विडिटी रेशो, ऋण शोधन क्षमता अनुपात, उसके बाद क्रियाशीलता अनुपात यानी एक्टिविटी रेशो, लाभप्रदता यानी कि इसके अंदर प्रॉफिट एबिलिटी रेशो, ये सभी जो हैं अनुपात हम क्या करेंगे इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद देखो इसके अंदर लास्ट जो बात आती है, यहाँ तक तो पुराना ही सिलेबस था, अब जो नई जो बात है वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे बात आती है, अब देखो यहाँ पे बात आती है कि जो आखिरी जो है इसके अंदर देखो जो नया जुड़ा है वो क्या है, इस बार जो है वो ये जो चैप्टर ये जुड़ा है इसके अंदर देखो अध्याय नंबर 6 यानी रोकड़ प्रवाह विवरण।
तो रोकड़ प्रवाह विवरण के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे कि रोकड़ प्रवाह विवरण यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके उद्देश्य क्या है, रोकड़ प्रवाह विवरण के लाभ क्या क्या है, रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य राशियाँ क्या है, रोकड़ प्रवाह, उसके बाद रोकड़ प्रवाह विवरण को तैयार करने हेतु क्रियाकलापों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाएगा, परिचालन क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह की गणना, यानी कि इसके अंदर क्या बात आती है कि परिचालन क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह की गणना। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कि इसके अंदर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से किस प्रकार से हुआ। उसके बाद यहाँ बात आती है कि निवेश एवं वित्तीय क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह की गणना। उसके बाद रोकड़ प्रवाह विवरण का निर्माण किस प्रकार से यानी कैसे बनाया जाएगा, तो ये हम क्या करेंगे इसके अंदर डिटेल से यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद बात आती है यहाँ पे कि इस बार जो बुक्स होंगी वो कौन सी हमें परचेज़ करनी पड़ेंगी यानी ख़रीदनी पड़ेंगी। तो जो बुक्स है वो क्या है कि आपकी देखो जो निर्धारित की गई हैं वो पुस्तकें कौन कौन सी हैं। तो ये जो पुस्तकें निर्धारित की गई हैं वो हैं लेखाशास्त्र भाग फर्स्ट और लेखाशास्त्र भाग सेकंड। ये दोनों ही पुस्तकें क्या होंगी, एनसीईआरटी से संबंधित यानी एनसीईआरटी से प्रतिलिपि अधिकार अंतर्गत क्या होंगी ये प्रकाशित जो हैं, यानी एनसीईआरटी बुक्स पब्लिशिंग अंडर कॉपीराइट, जो यानी कि एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं यानी हिंदी मीडियम के हैं, अगर आप स्टूडेंट तो आप हिंदी मीडियम की परचेज़ करोगे, खरीदोगे, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आपको इंग्लिश मीडियम की यहाँ पे पुस्तकें खरीदनी पड़ेंगी। तो ये था देखो आज का जो हमारा जो सेशन था, यानी कि ये जो क्लास थी इसके अंदर मैंने आपको पूरा डिटेल से यहाँ पे बता दिया कि हमारा जो सिलेबस है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जो इस बार लेखाशास्त्र विषय का जो सिलेबस जारी किया गया है उसके बारे में हमने आज यहाँ पे बात की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी जानकारी अच्छे प्रकार से समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में क्या कर देना, अपना कमेंट कर देना कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं है, इसको आप बता दो। तो मैं आपको कमेंट के माध्यम से क्या कर दूँगा, इसके बारे में आपको फिर से बता दूँगा। इसके बाद जो अगली जो कक्षा आएगी तो उसमें मैं आपको व्यवसाय अध्ययन, जो हमारा अगला विषय है, जो वाणिज्य वर्ग का व्यवसाय अध्ययन यानी बिजनेस स्टडी, और उसके बाद जो है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र जो विषय है उसके बारे में जो पाठ्यक्रम जारी हुआ है उसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल से यहाँ पे क्या कर दूँगा, क्लासेस के माध्यम से बता दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सभी जो जानकारी जितनी मैंने आपको प्रदान की है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और अच्छे इस वीडियो पर कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके और उसके साथ जो बेल आइकन बना हुआ है उसे प्रेस ज़रूर कर लें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मैं विनोद कुमार शाक्य, व्याख्याता वाणिज्य, आपका इस क्लास के अंदर जुड़े रहने के लिए फिर से धन्यवाद करता हूं। तो आप इस क्लास के अंदर जुड़े रहे तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।